ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रायपुर बीजेपी में आज बैठकों का दौर चला है। बीजेपी दफ्तर में मैराथन बैठकें चल रही है। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में छत्तीसगढ़ बीजेपी चुनाव प्रभारी नितिन नवीन की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में नितिन नवीन बैठक ले रहे हैं। कोर कमेटी, क्लस्टर कमेटी, लोकसभा प्रभारियों की बैठक हुई है। विधायक दल की बैठक भी खत्म हो गई है। सांसद दल की बैठक चल रही है। नितिन नवीन जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे, कर रहे हैं और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर रायपुर में। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। कन्वेंशन सेंटर यानी कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की ये तस्वीरें हैं और तमाम सरोज पांडे देख लीजिए, बृजमोहन अग्रवाल दिखाई दे रहे हैं। तमाम जितने भी कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के हैं वो यहाँ थे और बैठक में नितिन नवीन जो हैं उनके साथ बैठक में इन्होंने हिस्सा लिया है। विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है, वो पहले हो चुकी है। सांसद दल की बैठक चल रही है और सांसदों की इससे पहले बैठक हितानंद शर्मा जी के साथ हुई थी, वो भी बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी। और रायपुर बीजेपी में अब आगे की रणनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी बना रही है। जो पहले की जो जीत है, तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर विवेचना हो रही है। यही सब कुछ चल रहा है। अनुज शर्मा, रामविचार नेताम, अरुण साव, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद सभी जो है इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। अमर अग्रवाल दिखाई दे रहे हैं। तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हैं वो सभी यहां पर नेता, अनुज शर्मा, मोतीलाल साहू, सभी लोग दिखाई, श्याम बिहारी जायसवाल, सभी लोग इस बैठक में पहुंचे थे। और मृगेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे इस बैठक को लेकर। मृगेंद्र जी, कन्वेंशन सेंटर में हलचल तेज है, लगातार देखी जा रही ये बैठक, वो बैठक, ये बैठक। आज नितिन नवीन जी की बैठक था। बैठकें क्यों इतनी सारी हो रही हैं ये बताइएगा और फिर समझा दीजिएगा कि आज कितनी बैठक हो गई, क्या हो रहा है। देखिए, आज जो बैठक शुरू हुई, भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई, भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद सांसदों की बैठक अभी चल रही है। कुल मिलाकर नितिन नवीन जो आए हैं वो उनका लक्ष्य जो है एक एक करके, जो क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, लोकसभा चुनाव के बाद बूथों पर क्या स्थिति थी, किस तरीके की दिक्कतें आई, आगे क्या रणनीति होगी, इन सब चीज़ों पर बात हुई। विधायक दल की बैठक में दो महत्वपूर्ण चीज़ों पर बात हुई। एक तो आने वाले दिसंबर में नगरीय निकाय का चुनाव होना है, उसको लेकर राय मांगी गई कि आखिर नगरीय निकाय के चुनाव, जो अध्यक्ष और महापौर के चुनाव होते हैं, वो कैसे कराया जाए। बताया जा रहा है कि अधिकांश विधायकों ने डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन कराने की बात कही है। ये जो प्रणाली थी वो कांग्रेस सरकार में आने के बाद बदल दी गई थी। कांग्रेस सरकार ने पार्षदों का चुनाव कराया, उसके बाद पार्षदों में से मेयर और अध्यक्ष का चुनाव हुआ। अब जो है उस प्रणाली को बदलने की बात की जा रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा का जो मानसून सत्र है उसमें सरकार की तरफ से इस प्रणाली को बदलने के लिए एक विधेयक लाया जाएगा और उस विधेयक के माध्यम से जो पुरानी भाजपा सरकार में प्रणाली चल रही थी कि मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन होता था, उस पर है। दूसरा, विधानसभा विधायक दल की बैठक में जो विधानसभा का सत्र होने वाला है उसको लेकर बातचीत की गई। जो मुद्दे हैं, किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, जो विपक्ष के मुद्दे हैं, जैसे बलौदा बाजार की बहुत बड़ी घटना हुई, देश के इतिहास में पहली बार जो है एसपी और कलेक्टर कार्यालय को जला दिया गया। तो इन सब चीज़ों पर विधायक दल की बैठक में बात हुई। अभी सांसदों की बैठक चल रही है जो थोड़ी देर में खत्म होने की बात हो रही है। हितानंद शर्मा जी के साथ जो बैठक हुई थी उसमें भी सांसदों को बोला गया था जीत गए हैं, अब लग जाइए, और जो जीत का मूल्यांकन था वो भी हुआ था। क्या यहाँ भी आज भी कुछ ऐसी परिचर्चा होगी कि अब लग जाइए, अब सांसदों की जिम्मेदारी, जो मंत्री बन गए तोखन साहू वो तो ऊपर जाएंगे, वो वहां लगेंगे जिम्मेदारी में, जो नहीं बने हैं वो लग जाएं और पंचायत नगरीय चुनाव को जिताएं। सही बात है। भाजपा, क्योंकि लगातार बैठकें, चुनाव होना सिर्फ ये नहीं है कि भाजपा के लिए है, बैठक लगातार करते रहते, आगे की तैयारी करते। सांसदों को भी जो बैठक में बताया जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि आप लोग लगिए। सांसद, क्योंकि सभी सांसद आए, उसमें 3 सांसदों को छोड़ दिया जाए तो सब नए सांसद हैं, पहली बार सांसद चुने गए, तो कुछ चीज़ें हैं। इसके साथ ही लोकसभा का सत्र भी 23 तारीख से शुरू होने वाला है, तो उसको लेकर छत्तीसगढ़ के क्या मुद्दे हो सकते हैं, किन बातों को वो छत्तीसगढ़ के मुद्दों को रख सकते हैं पार्लियामेंट में, इन सब चीज़ों पर बातचीत हो रही है। जी ठीक है मृगेंद्र जी, एक चीज और दिखती है, भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट नहीं है इतनी बड़ी जीत से, ये भी झलक रहा है
और निकाय चुनाव में बहुत प्रचंड जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ख्वाहिश लेकर आगे बढ़ चली है, क्योंकि ये मेगा बैठक चल रही है, विधायकों की चल रही है, सांसदों की चल रही है, नेताओं की चल रही है। तो एक बार फिर से मशीनरी बहुत ही सुसज्जित तरीके से बीजेपी ने इस्तेमाल किया। और दूसरी चीज जानूंगा, नितिन नवीन बैक टू बैक भारतीय जनता पार्टी के पाले में जीत पर जीत ला रहे हैं, तो थोड़ा उनके बारे में बता दीजिएगा, आगे की उनकी क्या कार्य योजनाएं हो सकती है उनके बारे में भी थोड़ा। देखिए, नितिन नवीन भाजपा के जो छत्तीसगढ़ है उसके चुनाव प्रभारी है और सह प्रभारी है। हालांकि प्रभारी पद पर अभी कोई है नहीं, ओम माथुर बदल चुके हैं। अब जो है भाजपा में संगठन चुनाव भी होना है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए मंडल अध्यक्ष, मंडल की कमेटियां और जिला अध्यक्ष वोट करते हैं। तो अगले 1-1.5 महीने में संगठन के चुनाव भी होने वाले हैं। इस लिहाज से नितिन नवीन की बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि सब कुछ बदल जाएगा। आप समझिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम चीज़ें, एक नए सिरे से पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। इसलिए भी नितिन नवीन की बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है। जी, अहम है। और नितिन नवीन की जो है, जो अभिलाषा है, जो जिम्मेदारी के साथ कर्तव्य है, वो भी सराहनीय है। जिस तरह से वो जीत रहे हैं लेकिन कर्म पर कोई भी कमी नहीं कर रहे हैं, लगातार बने हुए हैं। मृगेन जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, महत्वपूर्ण विश्लेषण देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है और आपकी अपनी बात सबसे आगे रखता है। केंद्र में राज्य मंत्री बने तोखन साहू, एकमात्र मंत्री बने छत्तीसगढ़ से, उनके साथ विस्तार न्यूज की बातचीत हुई है। देखिए क्या उनका विजन है, क्या उनकी सोच है और क्या उनकी कार्य योजना है। देखिए, मैंने मेरे मन में कभी था नहीं कि मैं ये मंत्री बन जाऊं, और जो मन में जो सच्ची बात है वही बता रहा हूं। ये तो मैं छत्तीसगढ़ की जनता का और बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के हमारे मतदाता भाइयों बहनों का, आप सबका आशीर्वाद है कि मैं केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में मैं शपथ लिया हूँ। मेरे मन में नहीं था कि मैं मंत्री बनने जा रहा हूँ। फोन किसका आया था आपको और पहली प्रतिक्रिया क्या थी? संगठन से फ़ोन आया था कि सांसद जी कहाँ हो। तो मैं बताया कि भाई साहब, मैं छत्तीसगढ़ भवन में ठहरा हूँ और वहीं पास में मंदिर है भोलेनाथ जी का, और 9:30 बजे के आसपास की बात है, और स्नान करने के उपरांत मैं दर्शन करने गया था। तो मंदिर के प्रांगण में पहुँचा था कि मुझे कॉल आया कि आप माननीय PM जी के निवास में आपको आना है, और पूछे कि और कोई परिवार से कोई आए हैं क्या। मैं बोला कि नहीं, मैं तो अकेले आया हूँ। तो ठीक है, आप प्रधानमंत्री निवास आइए। तो मैं जो नियत समय बताया गया था उस समय पर मैं प्रधानमंत्री जी के निवास में पहुँचा। तो वहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि मुझे मंत्रिमंडल में शामिल होना है। अच्छा, आपके साथ तो और बहुत सारे सांसद वहाँ थे, तो बधाई देने के लिए सब आ रहे थे उस समय जब पता चल गया था कि फ़ोन आया? नहीं, फ़ोन आने के बाद तो मैं निवास ही चला गया था। चूँकि वहाँ की व्यवस्था है सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि मोबाइल को अपने साहब को देके जाना पड़ता है, तो इस बीच में किसी से बात ही नहीं हुआ। मैं अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। घर में तो ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए थे, हमारे साथी वहीं थे आपके घर में। तो ये सब आप लोग बताए होंगे ना, आप लोगों के माध्यम से घर वालों को पता चला। घर वाले आपको फ़ोन नहीं किए थे? नहीं, घर वालों से मेरा तो किसी से बात ही नहीं हुआ था। अच्छा, ये तो हमारे टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ही घर वालों को पता चला होगा। और मैंने तो घर वालों को बताया भी नहीं था और मुझे भी जानकारी नहीं थी। जब सब कुछ होने के बाद जब मैं निकला और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई 72 लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, आप सब मेरे मंत्रिमंडल के हिस्से हैं और आप सबको सरकार में सम्मिलित होना है और सबको बेहतर काम करना है देश के लिए। अपने अपने जिम्मेदारी जिसको जो मिली है, जो जिम्मेदारियाँ मिली है, जो दायित्व मिला है, उस पर आप सबको काम करना है। तो तब तो मैं वही था। PMO से वीडियो जारी हुआ, हम लोग बहुत खोजे कि छत्तीसगढ़ का कौन है, देख लें, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। तो आप कौन सी लाइन में बैठे थे? जब मुझे फ़ोन आया तो मैं मंदिर गया था। तो मैं मंदिर
दर्शन करके फिर वापस आया, चूँकि मैं पैदल गया था मंदिर, है ना, और वहाँ जाना पैदल आना, और ऐसा करके मुझे आधा घंटा में विलम्ब हो गया था। तो मैं पहुंचने में मुझे आधा घंटे विलम्ब के पहुंचने के कारण मैं सबसे पीछे लाइन में बैठा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी से और फोटोग्राफी जब होता है तो सामने के लोग दिखते हैं। हाँ, सही बोले। और मेरे पास कोई गाड़ियाँ थी भी नहीं। अच्छा, बिना गाड़ी के गए थे आप? तो संयोग से हाँ। मैं बोला कि भाई मुझे वहाँ जाना है, तो फिर संयोग ही था कि एक मित्र का गाड़ी वहाँ पर पहुँचा, तो मैं उसकी गाड़ी में फिर वहाँ पर गया था, दोस्त की गाड़ी में। चलिए, दोस्त आपके काम आए, आपको गाड़ी तक ले गया। अच्छा, प्रधानमंत्री जी से 1-to-1 बातचीत हुई आपकी? कुछ उन्होंने आपको संदेश दिया कि आप ये काम करें? सबके लिए प्रधानमंत्री जी सबसे बात की है। हाँ। और छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने बधाई दिया कि छत्तीसगढ़ में 11 में से 11 सीट हमारे छत्तीसगढ़ की जनता ने आशीर्वाद दिए हैं, और भाजपा की सरकार भी बना है। तो बहुत बहुत बधाई छत्तीसगढ़ वासियों को, ऐसा करके बधाई भी दिए। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बधाई दिए। और ये जो सम्मान मिला है, ये तोखन साहू का अकेले कोई सम्मान नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य एक एक कार्यकर्ताओं का सम्मान है। आपका अपना चैनल है विस्तार न्यूज, और आपके अपने मंत्री से बात ना करें, आपकी अपनी बात ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। शानदार बातचीत हुई है, ये अभी आधी बातचीत सुनाई है आपको, थोड़ा सस्पेंस रखा है। क्यों? क्योंकि 7:30 बजे आपको सुनाने का समय निर्धारित किया गया है। 7:30 बजे आइएगा, पूरी बातचीत सुनिएगा, विस्तार से जानिएगा, समझिएगा एक पंच को केंद्रीय मंत्री बनने के बाद क्या महसूस हुआ, क्या वो अब विजन लेकर आगे चल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली खबर की, जो कि बीजेपी से जुड़ी हुई है। एक और बीजेपी अपनी जीत के बाद आज समीक्षा बैठक कर रही है, तो दूसरी ओर सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा कब करेगी भाई। इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि कांग्रेस को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, इसकी समीक्षा जरूर है। यह जानना जरूरी है कि हार क्यों हुई, जिसके कारण हुई, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि ऐसी हार दोबारा न हो। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं धनेंद्र साहू, और उन्होंने बहुत बड़ी सलाह दे डाली है कांग्रेस पार्टी को। सुनिए जरा। लोगों ने अपने पार्टी के उच्च नेताओं तक अपनी भावनाओं को रखा है कि निश्चित तौर पर इतनी बड़ी हार हुई है, तो उसकी समीक्षा हमारे कांग्रेस के भीतर भी होनी चाहिए, और इसमें कहीं किसी के प्रति कोई दुर्भावना की बातें नहीं होती है। समीक्षा का मतलब ये होता है कि आखिर हम लोगों से कहाँ चूक हुई, कैसे चूक हुई, क्यों हुई, किसके द्वारा हुई, ये सारी बातों पर हम लोग जा सके, और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति गलतियों की ना हो सके। धनेंद्र साहू समझा रहे हैं, कितना समझा जाएगा ये देखने वाली बात होगी। इधर बलौदा बाजार की घटना को लेकर विधायक मोतीलाल साहू ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रायपुर ग्रामीण से भाजपा विधायक मोतीलाल साहू ने कहा कि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है, जो उनके नेताओं के द्वारा भड़काऊ भाषण दिया गया है। कोई भी समाज हो, सामाजिक सौहार्द बनाकर रखते हैं, उनके बीच में राजनीतिक लोग घुसे हैं, और खास तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता घुसे, और यह हिंसात्मक कार्रवाई हुई है। तो इन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया। विधायक मोतीलाल साहू ने क्या आरोप लगाया, जरा वो सुनिए। इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है, जो उनके नेताओं के द्वारा भड़काऊ भाषण दिया गया। कोई भी समाज हो, सामाजिक सौहार्द बना के रखते हैं, उनके बीच में राजनीतिक लोग घुसे, और ख़ास तौर पे जितना देखने को मिला कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें घुसे, और वो जो हिंसात्मक कार्य किए, ये बड़ा निंदनीय है। समाज शांतिपूर्वक वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा था, उसको उकसाया गया, और उकसा करके उपद्रवियों के द्वारा ये आगजनी और तोड़फोड़ की घटना किया गया। इधर भूपेश बघेल ने इनके बयान पर क्या पलटवार किया है, जरा वो सुनिए। पूरे षड्यंत्र की निष्पक्ष यदि जांच हो तो निकलेंगे वही लोग, और इस कारण से ये षड्यंत्र था, और षड्यंत्र को छुपाने के लिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं।
तो भूपेश बघेल ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को भी लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा फिर उन्होंने किया। आगे बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है, उसी की बात करेंगे। माना में 4थी बटालियन में पहुंचकर सीएम ने शहीद जवान नितेश एक्का के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया है। ये तस्वीर देखकर सभी की आंखों पर पानी था, आंखें नम थीं और सीना गर्व से चौड़ा था। सीएम के साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान नितेश एक्का शहीद हो गए थे। सीएम विष्णुदेव साय ने साफ कर दिया कि नक्सलवाद पर प्रहार जारी रहेगा और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां उन्हें पुष्प चक्र अर्पित किया गया। सीएम साय ने क्या कुछ कहा है, जरा उसे भी सुनिए। जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और अभी तक 137 नक्सली मारे गए हैं। सैकड़ों की संख्या में आत्मसमर्पण भी किए हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है और डबल इंजन की सरकार के कारण हम लोग को नक्सलवाद से लड़ने में सहयोग भी मिल रहा है और हमको पूरा विश्वास है कि नक्सलवाद को खत्म करके रहेंगे। इधर सीएम विष्णुदेव साय ने शहीद जवान को तो श्रद्धांजलि दी, बल्कि जो घायल जवान हैं अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने घायल जवानों का हालचाल जाना और डॉक्टर से बातचीत करके उनके कुशल होने की समयावधि पूछी। तमाम चीजें, उनकी रिपोर्ट कार्ड, मेडिकल रिपोर्ट कार्ड भी जानी। नारायणपुर में 8 नक्सलियों के मारे जाने के बाद उनके हथियार विस्तार न्यूज पर देखिए और सोचिए कि किस तरह से नापाक मंसूबे बस्तर की धरती को लाल करने के लिए किए गए हैं। बस्तर आईजी सुंदर राज ने इन तमाम हथियारों को दिखाया। इन हथियारों को सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि किस तरह का ये जखीरा है, असलहा है, जिसको लेकर नक्सली बैठे हुए थे और अब ये अक्सला इनका जो है असला, वो ये देखिए, ये स्नाइपर में साइलेंसर लगा है ताकि दूर दूर तक मारा जा सके। ये ग्रेनेड लॉन्चर हैं, इनको थोड़ी ही डिस्टेंस में मारा जा सके, छोड़ा जा सके। जिस तरह से मोर्टार होता है उस तरह से कुछ ये मोर्टार की संरचना के हैं। LMGs हैं, AK-47 और घातक हथियारों की गोली है। वायरलेस नेटवर्किंग है, वायरलेस के जरिए ये लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और ये तमाम जो असलहा है इसके बारे में जो बस्तर को 15 साल से जान रहे हैं, खाक छान रहे हैं, विस्तार न्यूज के हमारे सहयोगी संजय ठाकुर जुड़ेंगे न्यूज रूम से, सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। संजय, 15 साल से आप देख रहे हैं, इस असलहा को देखकर संजय क्या कहेंगे? क्या कुछ अलग दिख रहा है? सफलता तो एक तरफ है, मंसूबे कितने घातक हैं और किस तरह से अपग्रेडेशन आया है पिछले 15 सालों में नक्सलियों के इक्विपमेंट्स में, और फिर बताइएगा कि ये सफलता कितनी बड़ी है। नितेश, अभी जब हमारे साथी योगेश चंद्राकर ने ये तस्वीरें भेजी तो मैं इन तस्वीरों को बार बार देख रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ नज़र आता है कि नक्सली कितनी तैयारी में बैठे थे वहाँ पर। यहाँ इंसास राइफल दिख रही है, 303 और 312 बोर की बंदूकें दिख रही है और सबसे खतरनाक और घातक हथियार जो पिछले कुछ सालों में बनकर उभरा है वो है BGL लॉन्चर। वो BG लॉन्चर भी यहाँ नज़र आ रहा है, जिसके बारे में मैं अपनी कई रिपोर्ट्स में दिखा चुका हूँ। हाल में ही नारायणपुर के कैंप में जब नक्सलियों ने हमला किया था तो यही वो हथियार था जिसका उपयोग नक्सलियों ने किया था। और सबसे जो खतरनाक बात है वो ये है कि इसे नक्सली अपनी देसी फैक्ट्री में ही बनाते हैं। बाकी सारे हथियार तो नक्सलियों को ने जवानों से लूटे हैं या फिर उनके कोई और सोर्सेस होते हैं, लेकिन ये BG लॉन्चर जो है इसे पूरी तरह से नक्सली अपनी देसी फैक्ट्री में ही जंगलों के अंदर तैयार करते हैं। बाइक के साइलेंसर से या फिर मोटी पाइप से जो है ये लॉन्चर्स बनाए जाते हैं और ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसके द्वारा नक्सली 200 से 300 मीटर की दूरी तक जो रॉकेट, जिसे हम छोटे रॉकेट बोलते हैं, इसे हम BG लॉन्चर कहते हैं, इसे लॉन्च करते हैं, इसे दूर तक फेंक पाते हैं और इसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक होता है। तो आज बस्तर आईजी ने, संजय, ये जैसे कि हथियार देख रहे हैं, बस्तर आईजी की बाद में बात करूंगा, माफी चाहूंगा, रोक दिया मैंने, क्योंकि दिख रहा है बंदूक में साइलेंसर जैसी चीज भी लगी हुई है, यानी लंबी दूरी से भी घात लगाने की इनके मंसूबे थे और इस तरह के बाकायदा इक्विपमेंट इनके पास थे, लेकिन जवानों ने धर पकड़ा, दबोच लिया और सब कुछ जब्त कर लिया।
हमने देखा है लगातार जो नक्सलियों ने जो हथियार लूटे जवानों से उसे भी अपग्रेड करते हैं। जैसे इंसास वगैरह जो राइफ़ल है जो बड़ी डीआरडीओ की फैक्ट्री से बनती है, इसे भी नक्सलियों द्वारा लगातार अपग्रेड किया जाता है। तो यहाँ ये जब आज हथियारों की रिकवरी हुई है तो उसमें नज़र आता है कि नक्सलियों ने 303 बोर की राइफ़ल जो है उसमें जो पहले प्लास्टिक की गोलियां जाती थी उससे इन्होंने जो मेटल की गोली है उसमें तब्दील कर दिया है, जिससे इसकी क्षमता और बढ़ जाती है। तो इस तरह के लगातार नक्सली जो है नए नए प्रयोग करते रहते हैं क्योंकि उनके पास जो है संसाधन सीमित हैं। ऐसे में नक्सलियों द्वारा जंगलों के अंदर अपनी देसी फैक्ट्री में ही इस तरह के हथियारों को अपग्रेड करने का काम किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है संजय, बहुत महत्वपूर्ण। और संजय के साथ मैं बना हुआ हूं, लेकिन युकेश चंद्राकर दूसरे हमारे सहयोगी बस्तर में उसी मुस्तैदी से बात कर रहे हैं। बस्तर आईजी से उन्होंने बातचीत की है और हर एक प्रश्न का जवाब जाना है जो आपके मन में खड़े हो रहे हैं। युकेश चंद्राकर ने क्या बातचीत की है बस्तर आईजी पी सुंदरराज से, जरा वो सुनिए। अबूझमाड़ में जिस तरह से 8 माओवादियों को मार गिराया गया, उसके बाद यहाँ पर वेपन्स जो उनसे रिकवर किए गए, उनकी जो सामग्री बरामद की गई है, यहाँ पर वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। आप एक बार तस्वीर इस तरफ दिखाइएगा कि यहाँ पर जो वेपन्स हैं आप देखेंगे कई तरह के वेपन्स हैं, लेकिन इन वेपन्स और पूरी सामग्री के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे बस्तर आईजी पी सुंदरराज जी से। और इस समय वे हमारे साथ बने हुए हैं। इस समय पूरे हथियारों के बारे में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिएगा कि किस तरह से माओवादियों से ये हथियार रिकवर किए गए और अलग अलग हथियार क्या क्या इस्तेमाल हैं, तमाम जानकारी अगर आप साझा करें। प्रतिबंधित और गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन का जो प्रमुख हथियार अब तक जो देखने के लिए मिल रहे थे, जैसा आईईडी और बीजीएल शेल्स के अलावा जो अन्य जो ग्रेडेड वेपन्स, जैसा पूर्व में सुरक्षा बल से लूटा गए थे इंसास, एलएमजी, AK-47, SLR, इस टाइप का हथियार के साथ साथ जैसा 315 बोर है, 12 बोर हथियार को भी माओवादी द्वारा सुरक्षा बल के विरुद्ध में इस्तेमाल की जा रहे थे। कल वाला मुठभेड़ में अबूझमाड़ क्षेत्र से हमने एक इंसास वेपन, 2 303 वेपन और काफ़ी बड़ी संख्या में 315 12 बोर और बीजीएल लॉन्चर्स और बीजीएल सेल्स रिकवर किए गए थे। और इसमें सर आप दिखाते हुए अगर ये बताएं दर्शकों को, तो दर्शकों को भी एक इंटरेस्ट आएगा सर वीडियो को देखने में। जैसा सबसे पहले जो रहा हुआ तो इंसास वेपन है, इंसास वेपन, उसके पश्चात जो 303 वेपन है, ये बाकी 315 बोर वेपन है। ये जो लास्ट है जो बीजीएल लॉन्चर है, जिसको अंदर ये बीजीएल शेल्स को डालकर माओवादी द्वारा इस्तेमाल की जाती है। जैसा बीजीएल आजकल बहुत काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी और उसी के यूज़ करते हुए सुरक्षा बल के खिलाफ वो कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने का उनका एक साजिश रहता है। माओवादियों के जितने डॉक्टर्स हुआ करते हैं उन्हें ट्रेनिंग देने का काम करते थे, तो इस तरह के माओवादियों को इस मुठभेड़ में मार गिराया गया और यहाँ पर उनकी पूरी असहले को प्रेस के सामने दिखाया जा रहा है और यहाँ वो सारी सामग्री यहाँ पर मौजूद है। आप देखेंगे यहाँ पर दवाइयाँ भी हैं, इस तरफ पिट्ठू हैं और साथ ही साथ सर ये क्या है, इसको क्या मानकर चले, वाईफाई है, इसको क्या मानकर चलें सर? खोलने पे पता लगेगा, LG का है जी। खोलने तो ये एक तरह से कहीं तो ऐसा तो नहीं कि हार्ड डिस्क रीडर हो, ये हार्ड डिस्क को रीड करने के लिए हो सकता है कुछ, इसको खोलने पे पता लगेगा। तो इस तरह से मतलब ये कुछ आज जैसे दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है, उसी तरह से सबसे बड़ा रक्षक पिता होता है। उसी की खूबसूरत तस्वीर दिखाएंगे। मध्य प्रदेश से आई है और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े पद पर विराजित मुख्यमंत्री के घर से आई। फादर्स डे के मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने पिता से मिलने पहुंचे। पिता से मिलकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उनका आशीर्वाद दिया, साथ ही उनका हाल चाल जाना। इस दौरान उनके पिता ने उन्हें स्नेह स्वरूप पैसे दिए। पैसे ढेर सारे निकाले, लेकिन मोहन यादव ने 500 ही दिए। इस दौरान विस्तार न्यूज से बात करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि उनके पिता 98 वर्ष के हो गए हैं। इस उम्र में भी सारे काम खुद करते हैं। साथ ही पिता से आशीर्वाद लेने पहुंचने की बात भी उन्होंने कही। क्या कुछ खूबसूरत बातचीत हुई है वो देख लीजिए, क्योंकि पिता सबसे बड़ा रक्षक है। बिल्कुल, पिता और पुत्र का दिवस है और आज पिता का आशीर्वाद लेने खुद छोटे बेटे डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे। उन्होंने सेवा भी की है। मोहन जी लगातार जब जब घर आते हैं तो पिता की सेवा करना नहीं भूलते और पिता से मेहनताना लेना भी नहीं भूलते। उन्होंने तो आज बिल भी दिखाया और 15,000 के लगभग का बिल भी था। सर, आज फादर्स डे और आज इसमें आप लगातार पिता की सेवा भी करते हैं, बिल भी आपको चुकाना पड़ रहा है उनका। देखिए, मेरे पिताजी मूल रूप से किसान है, खेती करते हैं, बाकी चिंता करते हैं।
उनकी उम्र भले ही 98 की, लेकिन आज भी वो अपनी खेती बाड़ी की चिंता करते हैं। और अब ये तो ट्रैक्टर उनने सुधराया था तो उसके लिए मेरे से हिसाब मांग रहे थे। उनका प्रेम है, मैं उनका एक तरह से ज़िंदगी भर उस प्रेम को कैसे भूल सकते हैं। और भगवान करे वो शतायु हो, और ऐसे समय में जब आज फादर्स डे है तो उसका आनंद 4 गुना बढ़ जाता है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को फादर्स डे की बहुत बहुत बधाई। और ये हमारे संस्कार है, सनातन धर्म की विशेषता है। कुटुंब परंपरा में पूरे दुनिया में एकमात्र देश भारत ऐसा है जो अपने इस कुटुंब परंपरा के बलबूते पर एक परिवार में 4 भाई है, एक भाई कोई कमज़ोर है, कोई बीमार है, तो परिवार में सबको लेके चलने की परंपरा ये हमारी हिंदू परंपरा है। मुझे इस संस्कृति पे गर्व है। मेरी अपनी ओर से फादर्स डे पे सभी को बधाई। सर, जब आपने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने पूरा पैसे ही निकाल के दे दिए, लेकिन मेरे को 500 रुपये देते हैं, मेरे को मालूम है। लेकिन आज तो छप्पड़ फाड़ के दे रहे थे। ठीक है, हमने कहा आप तो 500 ही दे दो, बहुत है। 500 ही। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है ये, और कहाँ देखने को मिलेगा आपको? विस्तार न्यूज में मिलेगा भाई, आपका अपना चैनल है। आगे बढ़ेंगे, इंदौर की बात करेंगे। उद्योगपति हनी ट्रैप का शिकार बना है। दोस्ती कर महिला ने दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया, और पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि महिला ने 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। सपना साहू ने पति के साथ मिलकर यह षड्यंत्र रचा। पुनीत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, इंदौर की चर्चा होती है वहां के उद्योग के रूप में, वहां की औद्योगिक राजधानी पैसे के रूप में, लेकिन इस केस ने भी चर्चा बताइए। पति के साथ मिलकर 1 करोड़ की ठगी करने की फिराक में थे लोग। जी बिल्कुल, देखिए नितेश, जो सपना साहू है वह लेडी डॉन के नाम से इंदौर शहर में फेमस है। उसके पुराने भी कई सारे केसेस है और इस तरह के केसेस में वो शामिल रही है। लेकिन इस बार सपना साहू ने अपनी एक जो जूनियर जिसे कह सकते हैं, या अपनी कार्यकर्ता या उसी के साथ काम करने वाली लड़की, जिसका नाम क्योंकि दुष्कर्म पीड़िता है तो यहाँ पर लेना उचित नहीं होगा, तो उसके साथ मिलकर ये पूरा षड्यंत्र रचा था, जिसमें उद्योगपति को उन्होंने शामिल किया, उनसे दोस्ती करवाई उसकी, और फिर उसके बाद उससे लगातार पैसे ऐंठते गए। लाखों रुपए उससे ले चुके थे, कई प्लॉट्स भी उसके ये लोग हड़प चुके थे। अब इन्होंने प्लान बनाया था लास्ट टाइम उससे पैसे ऐंठने का, जिसके तहत इन्होंने 1 करोड़ रुपए ऐंठने का प्लान बनाया था, और चाहते थे उन्हें रंगे हाथ पकड़ना। तो जो उद्योगपति है उनके साथ में जो आरोपी महिला है जिसने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, इन्हें रंगे हाथ भी पकड़ा महिला के पति सपना साहू और इनके साथियों ने, और वहां पर इनका विवाद हुआ और पैसों की मांग की गई, तो उद्योगपति पैसे देने को तैयार नहीं हुए। मामला सीधे पहुंचा पलासिया थाने, जहां पर दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करवा दिया गया। इसके बाद बाहर निकलते ही उन्होंने माफी चाहूंगा, जानकारी आपने सटीक दी है, दर्शक समझ गए होंगे। वक्त इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण खबर आपने भेजी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिना उसके न एक पल भी गवारा है, वही हमारा सहारा है, वही सबसे प्यारा है। फादर्स डे पर इसी शेर के साथ चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।